बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी डेली की वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाए। हमारा जो लेक्चर है वो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 का, और हमने जो है वो काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले देखिए कि हम अगर किसी भी शॉप पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और अगर हमने कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं उनसे? हम पूछते हैं अच्छा ये कि 1 किलो चीज़ कितने की है। ठीक है, 1 किलो चीज़ जितने की होती है उस हिसाब से हमने जितनी किलो चीज़ लेनी होती है हम उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई या जो भी करके हम वो क्वांटिटी मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो एक तराजू है। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं जिसको हम बैंक बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, तराजू के एक साइड पे हमारे पास जो है ना वो जब हम शॉप पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक साइड पे 1 kg कोई ना कोई वेट रख लेते हैं, दूसरी साइड पे हमने जो भी चीज़ रखी होती है, जो भी चीज़ हमने लेनी होती है वो रख लेते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एक इक्वल पे आ रहे, बैलेंसिंग पे आ रहे, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ हमने ली है उसका जो वेट है वो क्या है, वो भी 1 kg ही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो हमने 1 kg लिया है ना, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ठीक है, जिससे हम बाकी चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम एज इट इज़ केमिस्ट्री में भी हम यही चीज़ डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री में भी हम ये जो पढ़ रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास में भी हम यही करेंगे कि हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें ले लेते हैं कार्बन। ठीक है, हम इसमें लेते हैं कार्बन, 12 कार्बन के एटम्स लेते हैं। ठीक है, ये 12 कार्बन के एटम्स हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन लिया है। ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीजन का मास इस वाले मास से ज़्यादा है तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इसका यही मतलब है कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन का जो हमने वेट किया है ना, हमने जो ऑक्सीजन का वेट किया है वो जो 12 कार्बन एटम्स थे उससे ज़्यादा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं 12 की जगह पे यहाँ क्या कर दूँगी, मैं 4 एटम्स और ऐड कर दूँगी। तो मैं क्या कहूँगी कि अब 16 कार्बन एटम्स, ठीक है, 16 कार्बन एटम्स किसके इक्वल है? इस वाले, अब ये जो ऑक्सीजन थे ना इसके इक्वल आ गए। तो ये जो ऑक्सीजन है इसमें भी कितने एटम्स होते हैं? 16 एटम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर जो कार्बन 12 हम यूज़ कर रहे हैं ना, कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं कि अगर 1 कार्बन एटम जो है, ठीक है, अगर वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है, ठीक है, तो हम कोई भी जो क्वांटिटी लेंगे ऑब्वियसली बात है कि हम ये कहेंगे उसको कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसी भी क्वांटिटी का वो 1/12 पार्ट्स होगा कार्बन एटम का। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ H एटम क्या है? मेरे पास हाइड्रोजन है, तो वो कितने के इक्वल होता है? हाइड्रोजन मेरे पास कितने के इक्वल होता है? वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है हाइड्रोजन का। ठीक हो गया, तो ये जो हमारे पास है ना एटॉमिक मास यूनिट, ये जो हम यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ये मेरे पास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। ठीक है, कि हम इसमें हर चीज़ को मेजर कर रहे हैं। ठीक हो गया, इसी तरह देखिए हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 1, ऑक्सीजन का कितना है? नाइट्रोजन का कितना है? 14, ऑक्सीजन का कितना है? 16, सोडियम का कितना है? 23, एल्यूमिनियम का कितना है? 27, सल्फर का कितना है? 32, क्लोरीन का कितना है? 25.5, फ्लोरीन का कितना? 56। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास जो है ये रिलेटिव एटॉमिक मास था कि किसी भी चीज़ का अगर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला तो बेसिकली ये क्या था कि बेसिकली हम इस चीज़ को हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमने स्टैंडर्ड लिया है ताकि हम बाकी चीज़ों को इसके साथ मेजर कर सकें। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ नाइट्रोजन एटम्स,
नाइट्रोजन एटम्स की बात की है ना, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो ये 14 कार्बन एटम्स के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सोडियम, सोडियम की अगर मैंने बात किया तो वो 23 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन, कार्बन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना ये रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट का ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो अगले हमारे पास जो टॉपिक हमारे पास आ गया है वो है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो भी हमारे पास सब्सटेंस आता है उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। ठीक है, इसको अगेन मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पर ही हम इसको भी देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सब्सटेंस है C6H12O6, इसकी अगर मैं रेशो निकालूँ तो ये रेशो बन रही है 6:12:6, ये इसकी रेशो बन रही है। इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहूँ तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगी तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ठीक है, आ गया। ये इसकी मेरे पास जो आ गई है वो आ गई है सिंपलेस्ट रेशो आ गई है, सिंपलेस्ट रेशो है ये मेरे पास। और ये जो मेरे पास थी ना ये एक्चुअल रेशो है, जो एक्चुअल मेरे पास जो मॉलिक्यूल है उसका जो है। अब जो मॉलिक्यूल की एक्चुअल रेशो है ना एक्चुअल, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि वो मेरे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर जो किया है, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लाए इसको मैं कहूँगी ये हमारे पास क्या है एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था जो एक्चुअल में हमारे पास है, और एम्पेरिकल फार्मूला कौन सा है जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आई थी, सिंपलेस्ट रेशो जो हमारे पास किसी भी कंपाउंड की है वो। ठीक हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो सिंपलेस्ट रेशो है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो की है, वो हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी थी वो किसकी एग्जांपल है, ये ग्लूकोज की एग्जांपल है। तो 1:2:1 ये सिंपलेस्ट रेशो है, तो ये मेरे पास क्या है एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जब मॉलिक्यूल फार्मूला गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसकी जो एक्चुअल, यानी कि वो जितनी से 6 कार्बन एटम्स हैं, 7 कार्बन एटम्स हैं, 8 कार्बन एटम्स हैं, 9 कार्बन एटम्स हैं, 10 कार्बन, जितने भी उसकी क्वांटिटी एक्चुअल जो मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट है वो मेरे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे कि ग्लूकोज की मैंने अभी एग्जांपल दी थी C6H12O6, ये एक्चुअल है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, जो एक्चुअल हमारे पास किसी भी चीज़ की जो रेशो आ जाती है वो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस रेशो को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँ तो वो जो मेरे पास आएगी वो हमारे पास जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला आएगी। अच्छा, कई दफ़ा कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनकी एक्चुअल और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, जिसका एक्चुअल और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं तो वो मेरे पास एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। इससे ज़्यादा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, इससे ज़्यादा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका एक्चुअल फार्मूला दोनों मेरे पास यही हैं। ठीक है, हो गया। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके एक्चुअल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ ही नहीं सकते, जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकते तो मॉलिक्यूलर और एक्चुअल फार्मूला दोनों उनके जो हैं वो सेम हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक ये जो है ना ये हमारा टॉपिक था। इसमें कुछ और एग्जांपल भी थी, जैसे वाटर क्या होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, 2:1। अब ये मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो नहीं कन्वर्ट हो सकते, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक्चुअल फार्मूला दोनों यही हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है। ठीक है, इसी तरह जैसे ये है बेंजीन का है 6:6, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँ तो ये 1:1 बनेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये हुआ, एम्पेरिकल फार्मूला इसका ये हुआ।
ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सेल्फ असेसमेंट 1.2 की तरफ। सेल्फ असेसमेंट 1.2, अब इसमें आपने बताना है कि कौन कार्बन और हाइड्रोजन रेशो की फॉर्म में, ठीक है। अब इनको आपने लिखना है एम्पेरिकल फार्मूला में। तो पहले हम कैसे लिखेंगे, 1:4 है, इसका मतलब है कार्बन आइटम्स हमारे पास 1 है और हाइड्रोजन आइटम्स हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अगला देखें, अगले में हमारे पास जो है वो, अब ये 1:4 है, ठीक है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला मज़ीद और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। अब ये 2:6 की अगर मैं रेशो निकालूँ तो ये 1:3 बनेगी, यानी कि पहले कार्बन के 2 मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल से, लेकिन जब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कार्बन का 1 मॉलिक्यूल आया और हाइड्रोजन के 3 आ गए, ठीक है। ये एम्पेरिकल फार्मूला है कि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया। अगला हमारे पास जो है वो 2:2 है। 2:2 क्या, 1:1, ठीक है, ये भी एम्पेरिकल फार्मूला है। उसके बाद 6:6, ये भी 1:1 के फार्मूले में आ जाएगा, ठीक है। फॉर मैनी कंपाउंड्स एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूलाज आर सेम। जो मैंने अभी बात आप लोगों को ऊपर बताई कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला दोनों सेम है, जैसे वाटर 2:1, ये मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता, इसलिए इसका एम्पेरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला दोनों हमारे पास जो है वो 2:1 है। कार्बन डाइऑक्साइड 1:2, नाइट्रोजन 1:3, मीथेन 1:4, सल्फर डाइऑक्साइड 1:2, ठीक है। कैन यू शो इट वाई, क्यों, क्योंकि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो ये मज़ीद सिंपल फॉर्म में नहीं हो सकते, इसलिए इसका मॉलिकुलर फार्मूला, एक्चुअल मॉलिकुलर फार्मूला भी यही है और सिंपलेस्ट होल रेशो जब हम इसकी निकालेंगे तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी इन सारे कंपाउंड्स का यही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे पास जो आ जाती है वो है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। इसमें हमें बताया कि एस्पिरिन इज़ यूज एज अ माइल्ड पेन किलर, देयर आर 9 कार्बन एटम्स, कितने कार्बन हैं, 9 कार्बन है, ठीक हो गया। 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 8 हैं, एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स, और ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 4। अब हमने इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी बताना है और हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताना है। देखें, कार्बन 9, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, रेशो इसकी क्या बनेगी, 9:8:4। अच्छा, अब देखें कि ये दोनों तो 8 और 4 तो एक ही टेबल पे चले जाते हैं और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन 9 नहीं आएगा। 9 के जाता है 3 के टेबल में और 9 के टेबल में, और 3 के टेबल में नहीं, ना 8 आता है, ना 4 आता है, ना 9 के टेबल में, तो इसलिए ये सिंपलेस्ट रेशो फॉर्म में नहीं आ सकते, ठीक है। इसीलिए इनका एक्चुअल फार्मूला भी यही बन रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका यही बन रहा है, और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं कर सकते, ये मज़ीद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसलिए इनका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों इनका यही बनेगा, 9:8:4 इस क्वेश्चन का ये आंसर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि विनेगर 5% एसिटिक एसिड होता है और इसमें 2% कार्बन है, 2% कार्बन है, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मेरे पास जो चीज़ आ जाएगी वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मेरे पास जो है वो क्या बन रही है, रेशो 2:4:2, 2:4:2 बन रही है, ठीक है। 1 2 2 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, क्योंकि ये तीनों 1 2 के टेबल पे चले जाते हैं, ठीक है। अब देखें, ये हमने मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल हमने निकाली है, तो ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक हो गया। अगला है कैफीन, इसमें हमें उसने फार्मूला दे दिया है, फार्मूला इसका है C8H10N4O2 फाउंड टी एंड कॉफ़ी। अब इसका भी हमने एम्पेरिकल फार्मूला, इसका हमने एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो बताना। अच्छा, इस वाले कंपाउंड का हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा, देखिए इसका बन रहा है 8:10:4:2, ठीक है। अब ये 2 के टेबल पे सारे जाते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 4 8, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये हो जाएगा हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला,
ठीक हो गया जी। यहाँ तक जो है वो हमारा पास जो है आज हमने 2 टॉपिक्स रिवाइज किए थे, एक रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और एटॉमिक मास यूनिट किए थे, और एक हमने जो किया था वो हमने किया था एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ये हैं कि हमने किसी का भी मॉलिक्यूलर मास, किसी का भी फार्मूला मास, जो है किसी भी कंपाउंड का कैसे हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंगल सिंगल तो हमने अभी पीछे पढ़ लिए थे कि हाइड्रोजन का ऐसे होता है, ऑक्सीजन का ऐसे होता है, लेकिन अगर वो कंपाउंड में, मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आ रहे हैं तो तब हम उनका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम कल के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक, वरना आप आधा आज और आधा कल आप लोगों को समझ नहीं आएगी। कल एक ही दफ़ा के पूरे लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटेल से कि हमने किस मेथड्स के थ्रू जो है वो हम मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और एटॉमिक मास जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और हम कैसे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप लोगों को बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।